Good morning, friends. So, today we'll start the chapter structure of atom. Whenever the term atom comes, a thought comes, what was the discovery of atom? Who discovered the atom first? Who introduced this term, this name, atom first? And for your kind information, that person was a great Indian philosopher and sage. His name was Maharshi Kanad. He told that इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ के अगर छोटे 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 टुकड़े करते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा कि जिसके हम फर्दर और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को उन्होंने कहा परमाणु। यही परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एटम कहते हैं। ठीक उसी के आसपास के समय में ग्रीस में दो और महापुरुष रहा करते थे। उनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी वही कहा कि द सब्सटेंस व्हेन दे आर फ्रेगमेंटेड, व्हेन दे आर divided in smallest and very small section, one thing comes that they cannot be further divided into simpler units, and that smallest unit these people called atom. ठीक है, इन्होंने ही ये टर्म बोला एटम, क्योंकि ग्रीक में एक वर्ड है एटोमिशिया। एटोमिशिया का मतलब होता है अनकटेबल या फिर अनडिविजिबल। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है इट इज इनडिविजिबल। अब देखिए दोस्तों, ये चीज तो पता चल गया कि एटम के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्होंने कहा। लेकिन बाद में जब थ्योरी आई तो एक साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटेन में एक इंग्लिश टीचर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो एटम होता है, एटम नो डाउट इट इज फर्दर इंडिविजिबल, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और एटम अगर दो एलिमेंट के हैं तो इन दोनों एलिमेंट के जो सबसे छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे, जो एटम्स होंगे, तो इस एटम ए और इस एटम बी की जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। हाँ, लेकिन एटम ए जितने भी होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। द एलिमेंट ए, द एलिमेंट बी, एलिमेंट ए इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम्स ए, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ए लाइक शेप, साइज and every other properties will be similar. Atom B also, all the atoms will be having similar properties, but the properties of atom A and atom B will be different. ये जॉन डाल्टन ने कहा, फाइन। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, डिस्कवरी होती गई, तो ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम के भी फर्दर टुकड़े किए जा सकते हैं। तो एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनका कॉन्सेप्ट आया, इट्स ओके फाइन। लेकिन अब ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं, इसको भी लोगों ने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आए जे थॉमसन। जे थॉमसन का एक मॉडल था जिसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। आइए वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल क्या कहता है? थॉमसन्स का वाटरमेलन मॉडल ये कहता है कि एटम एक वाटरमेलन की तरह होता है, जहां पे जो रेडिश पार्ट होता है दैट इज ईटेबल, इट इज द पॉजिटिव चार्ज, एंड द सीड्स आर लाइक द इलेक्ट्रॉन विच आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव चार्जेस। ये था मेरा वाटरमेलन मॉडल ऑफ द थॉमसन्स। इसी को थॉमसन्स का प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बोथ आर सेम। तो इसी थ्योरी को कॉन्सेप्ट समझ करके, इसी को बेसिस समझ करके जो है रदरफोर्ड ने एक बहुत भारी भरकम एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोग वो अभी पढ़ा जाएगा। और उसके पहले एक छोटा सा ब्रीफ है। जैसे कि हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर रहते हैं। तो ये थ्योरी कहां से आई? जे थॉमसन ने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और वहां पे उन्होंने एक ग्लास के परफोरेटेड ट्यूब में वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करके, ये मान लीजिए कैथोड है, ये एनोड है, तो इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज जो है एनोड की तरफ मूव करती हुई दिखी।
और उन्होंने इन रेस को क्या नाम दिया? कैथोड रेस। ठीक है, और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या थी? दे वर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे वर हैविंग हाई एनर्जी, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और इस कैथोड रे का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने सोचा कि अगर कैथोड से रे निकल सकती है, एनोड को जा सकती है, तो क्यों ना एनोड से भी कोई रे जाती होगी कैथोड की तरफ। तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड द सिमिलर रिजल्ट, और उन्होंने प्रोटॉन को इस तरह से एनोड रेस को डिस्कवर किया और उन्होंने उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को प्रोटॉन कहा। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों कि एक आया जेम्स चैडविक, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, और ये तीनों लोग कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों लोग रहते हैं एटम के अंदर। अब कहाँ कहाँ रहते हैं, इसी चीज पे ढेर सारे रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो नेक्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट हम समझाने जा रहे हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसने इस वाटरमेलन मॉडल को ही बेसिस बना करके एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए फिगर ड्रॉ करके हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका फिगर हमने सामने लिख दिया। अल्फा रेज पहले क्या होते हैं, पहले हम ये बता दें, जब हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये जो He2+ होता है, यही होता मेरा अल्फा रेज। दीज आर अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। तो यहां से ये सोर्स है, यहां से अल्फा रेज निकलती हैं और यहां ये दोनों स्लिट हैं, इन दोनों स्लिट में से गुजरते हुए, इन दोनों स्लिट, ये ऐसे होता है बच्चों, ये 2 उंगलियां है ना, इन दोनों उंगलियों के बीच का जो छेद है, इनमें से गुजरते हुए अल्फा रेज को डायरेक्ट फोकस कराया जाता है गोल्ड फॉयल पे। तो गोल्ड फॉयल पे जब रेज आई तो इससे गुजरने के बाद, इससे ट्रांसमिट होने के बाद इन अल्फा रेज का क्या हुआ, यही चीज जो है ये एनालाइज करता है फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखिए, रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि जे थॉमसन के मॉडल में क्या होता है, पूरा का पूरा एटम किस चीज का बना होता है? पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? सीड्स की तरह होते हैं। ये सोचा था रदरफोर्ड ने। तो ये सारे के सारे क्या है? गोल्ड के एटम्स हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज भरा भरा है इनके अंदर पूरा, ये रदरफोर्ड मान के चले थे। और अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो उन्होंने सोचा कि जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आकर के टकराता है पॉजिटिव चार्ज एटम्स के ऊपर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाना चाहिए, रेज को ढेर सारा स्कैटर होना चाहिए, ये मान के चले थे। लेकिन बड़ा ही सरप्राइज्ड रिजल्ट उनको मिला। उन्होंने पाया कि जितनी भी अल्फा रेज यहां से आ रही है गोल्ड फॉयल के ऊपर, दिस इज अल्फा रेज, दिस इज गोल्ड फॉयल, जितनी भी रेज आ रही हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम 95% से भी ज्यादा, दे ऑल आर मूविंग अनडिविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड, कोई भी उनमें डिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्यों ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो उन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन हम बता देते हैं, रदरफोर्ड के जो 3 ऑब्जर्वेशन बताते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द रे दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिविएटेड। सेकंड ऑब्जर्वेशन, he found some of the alpha ray they got deflected by small angle, and third part, very few they got deflected by a large angle। ठीक है, और इन तीनों ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है, एक्चुअली में एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है? वैकेंट होता है। इसीलिए जितनी भी रेज जाती हैं, सब की सब क्या होती हैं? दे ऑलमोस्ट पास अवे अनडिविएटेड। सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे एक बहुत ही हैवी और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जब अल्फा रेज यहां किनारे से टकराती हैं, तब जाके थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है। जब ये थोड़ा और बीच में टकराती हैं, तो लार्ज डिफ्लेक्शन होता है। जब ये बिल्कुल सेंटर में टकरा करके वापस भी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो इस आधार पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया कि most of the space of the atom is vacant, at the center a very heavy positive charge is situated, which he called at nucleus, where proton and neutrons are living, और
तीसरा पार्ट ये था, इंपॉर्टेंट पार्ट, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करती है तो एनर्जी लूज करती है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है। तो मिस्टर रदरफोर्ड, अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी अगर आपका कहना ये है मिस्टर रदरफोर्ड कि अगर हमारा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे तो क्या होगा, उनकी ऑर्बिट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा दे विल फॉल इन द सेंटर, दे विल फॉल एट द न्यूक्लियस। इज इट ट्रू? क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन का असल में जगह क्या है, परमानेंट जगह कहां है, कहां रहता है इलेक्ट्रॉन? मिस्टर रदरफोर्ड was unable to give the proper and sufficient explanation of his cross question, and that's why his theory it came to an end. उसके बाद नील बोर ने उनकी थ्योरी को और आगे इंप्रूव किया, वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में 2-3 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, जो भी, वैसे ही किसी एलिमेंट के चारों तरफ भी जब कुछ होता है तो उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है? तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, E स्टैंड्स फॉर एनी एलिमेंट, तो एलिमेंट E के लेफ्ट साइड ये हो गया और एलिमेंट E का राइट साइड ये हो गया। तो एलिमेंट E का जो अपर लेफ्ट है, अपर लेफ्ट रिप्रेजेंट मास नंबर, द लोअर लेफ्ट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, वैसे राइट साइड में द अपर राइट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन दैट एलिमेंट एंड द लोअर राइट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जांपल, अगर ये O3 है तो O3 मतलब इट इज लोअर राइट, इसीलिए ये 3 क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिसिटी ऑफ द ओजोन एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये है एटॉमिसिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस, दैट इज 2। ये क्या है, अपर राइट साइड में चार्ज दिखा रहा है, तो सोडियम आयन का चार्ज कितना हो गया, +1। क्लोराइड आयन का चार्ज कितना हो गया, -1। वैसे यहां सोडियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर क्या है, 23 है। एक और खास बात बता दे बच्चों, जो मास नंबर होता है इट इज मेड अप ऑफ द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? तो इनके बेसिस पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ प्रोटॉन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे कुछ कॉमन टर्म्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। आइसोटोप क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जब एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको कहा जाएगा आइसोटोप, ठीक है? जैसे कि हमारा कार्बन एग्जांपल रहा, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, 6, सब में 6 6 6, बस मास नंबर डिफरेंट है तो ये आइसोटोप हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन की आइसोटोप हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, फ्लोरीन इज 9, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, हियर इज 7। तो एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, मतलब एक्चुअली इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11 था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब ये कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कितना हो गया, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो यहां भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नाइट्रोजन में भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताइए, सारी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। वो स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। ये आइसोटोप्स हो गए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसो न्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना होता है बच्चों। ये न्यूट्रॉन, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। जो मास नंबर ऊपर होता है, मास नंबर मींस इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर वाला।
और नीचे मतलब क्या हुआ, सिर्फ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से अगर प्रोटॉन हटा देंगे तो न्यूट्रॉन ही बचेगा ना। तो इस तरह से 14 minus 7 you will get how many neutrons here? 7. वैसे यहां पे भी 13 minus 6 how many neutrons? 7. So 7 neutrons here, 7 neutrons here. So same number of neutrons means these are known as isoneutronic species. और वैसे ही एक दो टर्म्स और होते हैं, आइए देखते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, जैसे कि आइसोडायफर्स, आइसोस्टेयर्स, आइसोबार। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझना चाहिए। याद रखिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, और ये आइसोडायफर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज सेम इन द टू स्पीसीज। मतलब बोरॉन अगर हमने लिया जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 11 है, तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 5 है मतलब प्रोटॉन 5 होगा, और इस मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा आपको, दैट इज 6। और वैसे ही कार्बन 613 में प्रोटॉन 6 हो गया और न्यूट्रॉन 7 हो गया। तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को आप माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 5 गया 1। वैसे यहां पे भी 7 में से 6 गया 1। So n minus p is 1 here and it is 1 here also. So the difference between neutron and proton is same. So those species are called isodiaphers. अब आता है आइसोस्टेयर्स। क्या होता है आइसोस्टेयर्स में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में, जैसे ये पूरे मॉलिक्यूल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पहले निकालिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है 8, सो 8 2 16, 16 plus 6, 22 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल। सेम वे नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस, इसमें भी क्या होता है, काउंट करिएगा, यू विल गेट 22 इलेक्ट्रॉन्स। और द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल्स, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल कितने एटम हो गए इस मॉलिक्यूल में, 3। और यहां भी कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3। सो आइसोस्टेयर्स आर दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटॉमिसिटी। तो इस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज आर सेम। दैट्स व्हाई दीज टू विल बी कॉल्ड आइसोस्टेयर्स ऑफ वन अनदर। And last but not the least for today is the concept of isobar, that is just reverse of isotope. आइसोटोप में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। यहां पे क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों। सो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये सारा कुछ, और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजें लाइक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। घर पे आप लोग अच्छे से मेहनत करिए बच्चों, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे।